Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last topic of this chapter, that is economic loss due to fungi. So let's move to the classboard. So dear students, now economic loss. Due to fungi. One of the most important topics of this chapter. इसको हम तीन तरह के लॉसेस में डिस्कस करेंगे, तीन कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे, प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज एंड सबट्रॉपिक फंजाई के हवाले से. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम प्लांट डिजीजेस. तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने जहन में रखनी है, ऑल प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू पैथोजेनिक फंजाई. ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो ससेप्टेबल हैं कि वो फंजाई से इफेक्ट हो सकें, फंजाई उनको डिजीज़ कॉज कर सकें. तो कुछ डिजीज़ तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, प्लांट से रिलेटेड, और पूरा साइकिल हमने उसको डिस्कस किए थे, आपको याद होगा. क्लियर? सो fungi are involved in causing serious plant diseases. इसमें देयर इज़ अ काउंट ऑफ डिजीज़ जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो रस्ट एंड स्मट फंजाई, आपको याद है बेसिडियोमाइकोटा के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लब फंजाई में. क्लियर? नंबर 1, रस्ट फंजाई. आपको याद है इसमें पक्सीनिया स्पीशीज जो हैं, Puccinia species and smut fungi. इसमें हमने वो उस्टिलागो स्पीशीज का जिक्र किया था. उस्टिलागो स्पीशीज, और उसमें उस्टिलागो स्पीशीज में दो हमने डिस्कस किए, उस्टिलागो ट्रिटिसी and Ustilago Medes. Both of them are scientific names, so we need to underline them. So Ustilago tritici, that causes लूज स्मट ऑफ वीट. याद है आपको, पूरा साइकिल डिस्कस किया हमने. इट कॉजेस लूज स्मट ऑफ वीट. क्लियर? तो ये स्पीशीज हैं जो कि इनको इफेक्ट कर सकती हैं. और उस्टिलागो मेडिस, इट कॉजेस द
इट इफेक्ट्स द कॉर्न। क्लियर? जो कॉर्न है यानी कि जो सिट्टा जिसको हम छल्ले कहते हैं, कॉर्न और मेज़, ये उसको इफेक्ट करती है ये वाली फंगस। और गंदम और अंगूर और रोजेस इनको इफेक्ट करती हैं Ustilagotritis और रस्ट फंजाई। ये हमने बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है इससे प्रीवियसली। इसके अलावा बहुत सारी प्लांट डिजीजेज हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि इनकी वजह से इफेक्ट हो सकती हैं। प्लांट डिजीजेस में लाइक द पाउडरी माइल्ड्यूज, इसमें भी जिस तरह से जो Ustilagotritis था उसमें it affects the wheat, also grapes and the roses. As far as the Ustilagotritis is concerned, so powdery mildews, they affect wheat as well as grapes as well as roses. Another disease, that is ergot of rye. Ergot of rye. Rye ये प्लांट है, ergot ये फंगस है जो कि इसको ये हमारे एक सीरियल क्रॉप है, ठीक है। राई का जैसे आपने सुना राई का पहाड़ बनाते हैं ना, छोटे से ये भी ग्रेन्स होते हैं, सीरियल ग्रेन्स हैं, तो उसको इफेक्ट करती है। इसी तरह से एक और डिजीज दैट इज एप्पल स्कैब, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि हम फ्रूट जब एप्पल को ओपन करें तो उसके ऊपर वाली जो स्किन होती है वो अफेक्टेड होती है या अंदर से वो ब्राउनिश हो जाता है, सो दैट इज ड्यू टू फंगस, एप्पल स्कैब। Another disease is there that affects the plants, that is the cotton root rot. Rot कहते हैं गल सड़ जाना, और रूट्स को कहते हैं। तो जो कॉटन की जो सी फसल होती है यानी कपास की फसल, उसकी रूट्स जो होती हैं वो इस फंगस के अटैक की वजह से, एक खास किस्म की फंगस है, उसको गला सड़ा देती है, जिसकी वजह से कपास की फसल जो है वो बुरे तरीके से इफेक्ट होती है। इसी तरह से एक और डिजीज है प्लांट से रिलेटेड, दैट इज पोटैटो विल्ट। पोटैटो विल्ट, विल्ट आमतौर पर मुरझाने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मुरझा जाने की समझ कि पत्ते जो है वो ऐसे टर्न हो जाते हैं, क्वाइल्ड हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली फंगल डिजीज़ है। तो आलू की जो फसल है वो इससे इफेक्ट होती है। इसी तरह से द ब्राउन रॉट ऑफ, तो मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं जो कि येलो फ्रूट्स में आमतौर में शामिल होते हैं, वो गल सड़ जाते हैं एक फंगस की वजह से, एक फंगल डिजीज है, उसे कहता है ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस, मतलब कि जो हम खाते हैं आड़ू, एप्रिकॉट मतलब कि खुबानी, प्लम्स आलू बुखारा, एंड चेरीज जो हम खा सकते हैं, ये डिफरेंट इसकी स्पीशीज़ आ गई चेरीज़ की, तो वो ब्राउन रॉट वो गल सड़ जाती है, उनके स्टेम्स, उनके पत्ते और उनका फ्रूट भी इफेक्ट होते हैं इससे। सो दैट इज़ अ ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस एंड एप्रिकॉट एंड प्लम्स एंड चेरीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी ख़तरनाक किस्म की डिजीज़ हैं, ये सारी फसलों वाली ये प्लांट्स की फसलें जो कि पूरी की पूरी फसल इफेक्ट होती है। जैसे इसका हमने पढ़ा था वो वीट का, गंदम का, Ustilagotritis से पूरी की पूरी फसल जो है उसको वो ख़राब कर सकती है। इसी तरह से एप्पल स्कैब, ergot ऑफ राई, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट, ये सारी फसलें हैं और ये भी सारे दरख्त हैं जो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ एन इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई। सो दीज आर द प्लांट डिजीजेस जो कि बेसिकली इफेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, फंजाई की वजह से जो प्लांट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा जो हम अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन द प्रीवियस डेकेड्स, कुछ हिस्ट्री के अंदर इन फंगल डिजीज़ की वजह से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से लोगों ने फ़ौरन हिजरत की। और आपको याद होगा वो फंजाई लाइक प्रोटेस्ट में भी हमने पढ़ा था कि वो जो आयरिश
जो थे वो पीजेंट्स, ठीक है, जो फार्मर्स थे, वो मैस डिस्प्लेसमेंट हुई थी। 2.5 लाख से 10 लाख के लोग जो करीब जो लोग थे वो उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन। वो जो आलूओं की फसल है वो दैट वाज स्टेपल फूड, वो उनका वो सब का सब जो बर्बाद हो गया। उन खाने बेचना तो दूर की बात है, कारोबार दूर की बात है, वो खाने के काबिल नहीं थे। तो जिसकी वजह से वो कहत आन पड़ा था। याद होगा आपको, हमने बात की थी चैप्टर नंबर 7 के लास्ट टॉपिक में इसके हवाले से। क्लियर? तो मैस डिस्प्लेसमेंट्स हुई ड्यू टू दिस फंगल डिजीजेस। अब हम बात करते हैं कुछ एनिमल डिजीजेस के हवाले से। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन अगेन। और यहां पर एनिमल डिजीजेस में हम स्पेशली बात करने वाले हैं ह्यूमन से, यानी कि ऐसे फंजाई जो ह्यूमंस को इफेक्ट करते आ रहे हैं। सो दैट इज अगेन एन इकोनॉमिक लॉस। इंसान का बीमार हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। सो एथलीट्स फुट, athlete's foot and a ringworm disease. ये दो ऐसी बीमारी हैं जो कि एक ही तरह की फंगस है, वो उसकी वजह से होती हैं। एथलीट्स फुट एंड रिंगवर्म डिजीज, both of them they are caused by dermatophyton, a fungus। और एथलीट्स फुट में क्या होता है, ऐसे लोग जिन्होंने दिन का ज़्यादा हिस्सा जो टाइट शूज़ जैसे एथलीट्स होते हैं उन्होंने पहने होते, टाइट शूज़ पहने होते हैं, सॉक्स पहनी होती हैं, और ऐसे लोग जिनको पसीना आता है पाँव में और उनकी जो सॉक्स हैं वो मॉइस्ट हो जाती हैं, डैम्प हो जाती हैं, वहाँ पर इन आपको पता है ना कि जो फंजाई दे ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट कंडीशंस, तो वो उनके लिए बेस्ट हैबिटेट है। तो उसकी वजह से ये दोनों डिजीज़ होती हैं। अब एथलीट्स फुट में क्या होता है कि जो उनसे फुट के यानी टोस के दरमियान वाले जो इंटर डिजिटल स्पेस होती है, ठीक है, क्लेफ्ट्स होते हैं, वो गलना शुरू हो जाते हैं। उनके नीचे वाले जो यानी कि जो सोल होती है, यानी फुट की जो सोल होती है, वो इस तरह से क्रैक होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ द एथलीट्स फुट। और रिंग वर्म ये बेसिकली जो लिम्ब्स हैं हमारे, यानी खास तौर पर जैसे बाजू या इस तरह में एक रिंग शक्ल का, एक रेड कलर का बाकायदा तौर पर रिंग होता है जो कि बनता है ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन बाय द डर्मेटोफाइटन। लेट्स सपोज कि दिस इज अपर लिम्ब, तो ऐसे रिंग शेप्ड, इस तरह से सर्कुलर ऐसे रिंग शेप्ड वहाँ पर पैचेस बन जाते हैं, बाकायदा रेड कलर का रिंग होता है, इस वजह से इसको रिंग वर्म डिजीज़ कहा जाता है। तो ना सिर्फ ये क्योंकि बेसिकली स्किन डिसऑर्डर है और ये भी एथलीट्स फुट, ये भी स्किन को इफेक्ट कर रहा है, डर्मा, इसी वजह से इसका नाम रखा गया डर्मेटोफाइटन। डर्मा से मीन स्किन, तो ये हेड के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, ये कैपिटल यानी इसको कैपिटस के रीजन कहा जाता है, और स्किन के बाकी जो हमारे ट्रंक है, लिम्ब्स हैं, वो इसको इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें इचिंग भी होती है जिसकी वजह से ये रिंग्स बन जाते हैं, इसे रिंग वर्म डिजीज़ कहा जाता है। नाउ अनदर डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ फंगस इन ह्यूमंस इज कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस या इसका एक और नाम कैंडिडियोसिस, कैंडिडियोसिस और एसिस। क्लियर? तो ये भी ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें दोनों मेल्स और फीमेल दोनों इफेक्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादा लाइबिलिटी जो है वो फीमेल्स की है, ठीक है, फीमेल्स ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। और इट इज़ कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बाइकेंस। कैंडिडा अल्बाइकेंस दैट इज़ अ फंगस। इसको MCQ के लिए भी मार्क करना आपने। और इसमें होता क्या है कि दाने बन जाते हैं, छाले, वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। It causes
oral and vaginal thrush. तो आमतौर पर पुअर हाइजीनिक कंडीशन, खासतौर पर जेनिटल रीजन, हमारा जो ग्रोइन रीजन होता है फीमेल्स में खासतौर पर, जब ऐसा होगा तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वेजाइना, वहाँ पर वाइट वाइट कलर के पैचेस बनने, दाने बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसे थ्रश का थ्रश कहते हैं दानों को। इस तरह से मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ओरल थ्रश और वेजाइनल थ्रश मेल्स को भी इफेक्ट करती है। उनके जो पेनाइल रीजन होता है, पेनिस, वहाँ पर भी ये वाइट वाइट कलर के ये दाने बन जाते हैं। दैट इज बेसिकली ड्यू टू दिस फंगस, और इस डिजीज़ का नाम है कैंडिडियासिस और कैंडिडियोसिस। सो अगेन अ फंगल डिजीज, economic loss. Now another disease, animal disease or human disease, that is histoplasmosis. Histoplasmosis. तो जैसे कैंडिडियासिस या कैंडिडियोसिस, ये किसकी वजह से नाम रखा गया? इस फंगस कैंडिडा की वजह से। इस तरह से हिस्टोप्लाज्मोसिस, इट इज caused by histoplasma capsulatum, that is a fungus. हिस्टोप्लाज्मा उसका नाम है, इसी वजह से इस डिजीज का नाम रखा गया हिस्टोप्लाज्मोसिस, जैसे कैंडिडा से कैंडिडियोसिस। ठीक है, सो ये हिस्टोप्लाज्मोसिस इट्स अ स्वेयर respiratory disorder, causes severe respiratory illness, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जब इफेक्ट होगा किसी फंगल डिजीज की वजह से डिसऑर्डर, ये बहुत डेंजरस है एंड इट मे बी फेटल, इससे जान भी जा सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। तो जब ये इफेक्ट होगा तो ख़तरनाक हद तक ये इसके रिजल्ट्स होते हैं, इस वजह से इससे बचना चाहिए। क्लियर? सो दैट इज़ हिस्टोप्लाज्मोसिस। एक और ख़ास बात इस हिस्टोप्लाज्मोसिस की कि आमतौर पर ये फैलती किस तरह से है। ये बेसिकली बर्ड्स के या बैट्स के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, फीसिस, वो अगर मिट्टी के अंदर मिल जाएं, और इसमें आमतौर पर उन बैट्स और बर्ड्स, उनके जो फीसिस होते हैं उनके अंदर इसके स्पोर्स होते हैं, सब के अंदर नहीं लेकिन कुछ के अंदर, और वो जब मिट्टी के ऊपर आकर गिरें और मिट्टी जब उड़े, मिट्टी के साथ साथ उनके स्पोर्स उड़े और वो इनहेल हो जाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज कॉज्ड व्हेन स्पोर्स of fungus are inhaled through soil or dust which are mixed in bat or birds ड्रॉपिंग्स कह सकते हैं या उनको फीसिस कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बर्ड्स की जिनसे फीसिस, उनके अंदर इसके स्पोर्स हो सकते हैं, या बैट्स की जिनसे ड्रॉपिंग्स होती हैं उनके अंदर हो सकते हैं, वो सॉइल के अंदर मिक्स होंगे, और जब हवा चले और वो उसके स्पोर्स मिट्टी के साथ मिक्स होकर अगर इनहेल हो जाए किसी के अंदर, तो ये सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करेगी। क्लियर? इसी तरह से एक और डिजीज जिसका जिक्र है, दैट इज एस्पेरजिलोसिस। Aspergillosis. So it is caused by a fungus called Aspergillus.
fumigatus, Aspergillus fumigatus, scientific name underline. लेकिन इसकी एक ख़ास बात, इस डिज़ीज़ की एक ख़ास बात है स्टूडेंट्स, वो ख़ास बात ये है कि एस्परजिलोसिस जो है ये उस वक्त होती है, ऐसे लोगों में होती है जिनका जो इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कि डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम है। जैसे कि आप आमतौर पर, जैसे कि हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 5 एड्स में, कि एड्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन HIV, या एड्स में या फिर किसी और वजह से इम्यून सिस्टम जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो किसी और ड्रग्स की वजह से, मेडिसिनल ट्रीटमेंट की वजह से, तो उस वक्त अगर ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, सो इट कॉजेज एस्परजिलोसिस. So it is caused by a fungus called Aspergillus fumigatus only in persons with defective immune system, like in AIDS. और ये स्टूडेंट्स एक और चीज़, ये एस्परजिलस जो है, ये जो सी फंगस, इसकी और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक ख़ास किस्म के टॉक्सिन्स रिलीज़ करती हैं. दे आर कॉल्ड एज माइकोटॉक्सिन्स. माइको इज़ फॉर फंगस, ठीक है. टॉक्सिन्स केमिकल्स, मतलब कि the toxins released by fungi. और कौन सी फंगस है ये? एस्परजिलस. क्लियर? The Aspergillus species so mycotoxins, also called aflatoxins, इनको aflatoxins भी कहते हैं. aflatoxins और the carcinogenic, they are carcinogenic toxins. Actually they cause cancer. Clear? कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग. द कैंसर कॉजिंग टॉक्सिन्स, उनको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है. और ये रिलीज कौन कर रहा है? फंजाई, तो इस वजह से इनको माइकोटॉक्सिन्स कहा जाता है. ये जनरल नेम, लेकिन स्पेसिफिक नेम क्या है? एफ्लाटॉक्सिन्स. ये एफ्लाटॉक्सिन्स डियर स्टूडेंट्स ये कैंसर कॉज करते हैं. क्लियर? आमतौर पर ये दे आर प्रेजेंट, ये कहाँ पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन improperly stored peanuts, यानी मूंगफली जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, एंड कॉर्न, पीनट्स एंड कॉर्न, या फिर ऑल्सो some traces of aflatoxins might be present in milk, meat and eggs. अंडों के अंदर भी इनके कुछ ट्रेसेस मौजूद हो सकते हैं. और अगर वो खुदा ना खास्ता इन्हें खा लिए जाए, इंजेस्ट हो जाएं इंसानों में, तो डियर स्टूडेंट्स इट विल कॉज सीरियस इलनेस, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है. तो दैट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन. क्लियर? इसी तरह से एक और एनिमल डिजीज़ है जिसके हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ergotism.
ergotism, ये भी ह्यूमन डिजीज है and it is caused by the flour, आटा, अगर ऐसा आटा खा लिया जाए, किसका आटा? Contaminated, which is contaminated by purple ergot of rye, वो हमने पढ़ा था ना वहाँ पे ergot of rye। तो अगर पर्पल ergot of rye, राई क्या प्लांट है, ergot जो फंगस है, पर्पल, सो ये अगर ऐसी राई यानी कि ऐसी ये सीरियल क्रॉप है, इसका आटा पिसवा कर खा लिया जाए, इससे रोटी या कोई भी प्रोडक्ट खा लिया जाए, सो इट कॉजेज ergotism। और इससे होगा क्या? वेरी डेंजरस डिजीज। इट causes nervous spasm, it causes nervous spasm, convulsions and psychotic delusions and even gangrene, ये सारी टर्म्स जो हैं ये एक्सप्लेनेशन मांगती हैं, आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुनी, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। सो ये मैंने क्यों कहा ये ख़तरनाक है ergotism? तो हो किसकी वजह से रही है? फंगस। कौन सी फंगस है? ergot, पर्पल ergot। किसको इफेक्ट कर रही है? प्लांट को, राई के। अगर उसका आटा और उससे बने हुए कोई भी प्रोडक्ट अगर इंजेस्ट कर लिया जाए इंसान, जैसे हम खाते हैं गंदम की रोटी, जौ की रोटी, इस तरह से राई की रोटी, तो उसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। सो फर्स्ट सिम्टम इज नर्वस स्पैज्म। नर्वस रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, हमारे एसाबी बीमारी। स्पैज्म कहते हैं इनवॉलंटरी ट्विचिंग ऑफ मसल को कहा जाता है, यानी कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं ख़ास तौर पर उनमें जैसे हम कहते हैं फड़कने लग जाना, ठीक है, इनवॉलंटरी ट्विचिंग स्टार्ट हो जाए। हालांकि हमारे स्केलेटल मसल्स ये वॉलंटरी हैं, तो खुद ब खुद ही इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, ट्विच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें। सो दिस इज कॉल्ड एज नर्वस स्पैज्म। आमतौर पर इसमें जग्स, ऐसे झटके लगते हैं पूरी बॉडी में, ऐसे झटके लगते हैं और ये 1 से 2 मिनट तक लास्ट करता है। सो दैट इज़ अ नर्वस स्पैज्म, जो कि इस ergotism में होता है। ये काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है। कन्वल्शंस ये बेसिकली एक जनरलाइज टर्म है जिसमें कि इसमें भी जिसको हम कहते हैं ना दौरे पड़ना, सीजर्स जिसको कहता है, जैसे अपने कभी मिर्गी के पेशेंट में, एपिलेप्टिक पेशेंट में देखा हो दौरा पड़ता है हाथ पाँव, उसमें क्या होता है कि मसल्स अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर फिर जाती हैं, ऐसे ये फ्लेक्स्ड, टाइटली फ्लेक्स मसल्स होते हैं, जो जॉज हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज कन्वल्शंस, दौरे पड़ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद दौरे पड़ते हैं और इसमें मसल स्टिफनेस, रिजिडिटी आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, मसल इतने स्ट्रांगली जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और फिर इसी तरह से साइकोटिक डिल्यूशंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिल्यूशंस ये स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स को कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही तगड़े, मतलब कि आप ऐसे पर्सन को जिसको खुदा ना खास्ता ये डिल्यूजन्स हो जाए, उसको आप कभी भी किसी भी मंतक से, लॉजिक से आप उसको समझा नहीं सकते, ठीक है। और ये बेसिकली फॉल्स बिलीव्स होते हैं। फॉल्स बिलीव्स यानी कि खुद से मन घड़त चीज़ें, और जैसे लाइक आपने सुना होगा कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए, सो ये उसको उपशुगन का समझा जाता है, ठीक है, मतलब कि देयर इज गोइंग टू समथिंग रॉन्ग, गोइंग टू हैपन रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, ऐसा परसीव करना। ये फिक्स्ड आइडियाज़ हैं, ये फॉल्स बिलीव्स हैं, मिथ्स, ठीक है। या फिर ऐसे पर्सन जिसको ये डिल्यूजन्स होते हैं, वो ये समझता है, यानी फॉल्स बिलीव्स है ना, लेकिन फिक्स्ड है, आप ऐसे पर्सन को कन्विंस नहीं कर सकते, ठीक है। और या फिर लाइक जैसे कि ऐसे लगेगा कि सारे मिलकर पूरे, अगर वो किसी कंपनी या फर्म में काम करता है तो उसे लगेगा जैसे सारे एम्प्लॉयज़ और उनका बॉस मिलकर मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, मुझे निकालने की या मुझे यहाँ से एक्सपेल करवाने की कुछ साजिश हो रही है,
या अगर घर में है, घर में उसे लगेगा शायद फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मेरे से हसद करते हैं और वो मुझे कोई जहर देने वाले हैं, ये ऐसी सोचें आती हैं, ठीक है। ये डिल्यूशंस हैं, फॉल्स बिलीव्स हैं, ठीक है, इनको डिल्यूशंस कहा जाता है। या फिर किसी ख़ास, या ये लोग खुद को कोई आसमानी मखलूक समझते हैं, सुपीरियर, हर किसी से अपने आप को सुपर और सुपीरियर समझते हैं, खलाई मखलूक, मतलब कि हम बाकी सबको वो चींटी मकोड़े इस तरह की चीज़ें समझते हैं, हकीर समझते हैं, जिनको ये डिल्यूशंस होते हैं। सो मतलब कि ये इनकी मेंटल एबिलिटी है, एक मेंटल डिस्टॉर्शन है। सो डिजीज़ कंडीशन, सिकनेस है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। या उनसे लगेगा कि जैसे कोई बाहर की चीज़ें, जैसे कि जिन्नात और इस तरह की चीज़ें उसको कंट्रोल कर रही हैं, उसकी एक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। और अपनी तरफ से ये सारी एक रियलिटी से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे बिलीव्स दिमाग में आना शुरू हो जाना, इनको कहा जाता है साइकोटिक डिल्यूजन्स, जो कि इस डिजीज़ का एक अहम करैक्टर है। एंड इवन गैंग्रीन डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जब हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट को, किसी भी बॉडी के हिस्से को ब्लड सप्लाई रुक जाए, ब्लड सप्लाई रुक गई, नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिली, टिश्यू डेथ स्टार्ट हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एज गैंग्रीन। जैसा कि आप देखें, अगर थोड़ी देर के लिए अगर इस फिंगर को हम टाइटली बांध दें, ठीक है, इसको दबा दें, तो यहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। तो क्या होगा, विद इन सेकेंड्स ये पहले ब्लूइश होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद इसमें पेन होना शुरू हो जाएगा, और अगर फिर भी आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ गैंग्रीन। तो आमतौर पर यहाँ पर जो गैंग्रीन इन्वॉल्व हो रही है वो इस फंगस की वजह से वो लोअर एक्सट्रीमिटीज से प्रिवेल करती है, वहाँ पर ज़्यादातर शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे हिस्सों तक भी मूव कर सकती है। तो वो ऐसे ब्लैकिश कलर के हिस्से और वो फंक्शनलेस होना शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज़ गैंग्रीन। और इवेंचुअली इफ़ नॉट ट्रीटेड इट मे लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। सो दिस इज़ अ सीरियस डिजीज़, ठीक है। अल्लाह पाक हर किसी को इससे महफूज रखे, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास सिवाय मैनेजमेंट के और दुआओं के फ़िलहाल तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के पास है, या फिर हम मैनेजमेंट के तौर पर वो कन्वल्शंस के लिए एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन्स दे सकते हैं, वो भी वक्ती तौर पर उनको सिर्फ चाहे उसकी कन्वल्शंस को प्रिवेंट कर सकती, वो भी 100% नहीं है, ठीक है, और चांस है कि वो करेंगी। सो दिस इज़ आर्गटिज्म। तो ये देखें कितने सीरियस डिजीज़, कितने ज़्यादा सीरियस डिजीज़। इवन कि आप देखें वन सी डैंड्रफ, ये और इसी तरह से बाज़ का सर के ऊपर ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ऐसे रिंग की शक्ल में, रिंग सा बन जाता है, ठीक है। सो वो भी एक फंगल डिजीज़ है। सो ऑल दीज आर एनिमल डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय फंजाई। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फंजाई अगर ये बुरे तरीके से इफेक्ट होना शुरू हो जाए, बॉडी को इफेक्ट करना शुरू करेंगे, ये फिर डिस्प्लेस हो जाती है, ये बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ट्रैवल करके दूसरे हिस्सों में भी जा सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरा हम इसका इकोनॉमिक लॉस की हम बात करेंगे, दैट इज़ ड्यू टू सेप्रोबिक फंजाई। सेप्रोबिक फंजाई, आपको याद है न्यूट्रिशन में पढ़ाया था डिटेल से आपको, न्यूट्रिशन इन फंजाई में। तो ये ज़्यादातर फंजाई सेप्रोबिक है, मतलब कि डीकम्पोजर्स हैं, ये डीकम्पोज करने वाले हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल्स और प्लांट्स, डेड और इवन के लिविंग को भी ये नहीं छोड़ते, ठीक है, लेकिन आमतौर पर डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ये इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सेप्रोबिक फंजाई की, जो कि याद रखिएगा दुनिया का 15 to 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारी सब्जियां, हमारे फ्रूट्स, दुनिया में, पूरी दुनिया की बात हो रही है, 15 से 50% पर ईयर आर डीकम्पोज्ड बाय फंजाई। तो सोचे जो फ्रूट्स का या ये वेजिटेबल्स का कारोबार करते हैं, उनका कितना लॉस है, 15 से 50% तक लॉस हो सकता है उनको। तो ये इट्स अ ह्यूज लॉस। सो एनुअली पूरी दुनिया में
इन फंजाई की वजह से। आप देखें केले बाहर रख के देखें, ब्रेड बाहर रख के देखें, या कोई सब्जियां बाहर रख के देखें कुछ दिनों के लिए, तो वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है इन फंजाई से, वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। और इस तरह से सो ये इस फिगर को याद रखना आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि 15 से 50% पर ईयर, सालाना, ठीक है, ये सालाना की बात हो रही है, पर ईयर, पर एनम जो है इतना फ्रूट जो है वो पूरी दुनिया में डिके हो जाता है, गल सड़ जाता है, स्पॉयल हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू सैप्रोबिक फंजाई। इसी तरह से एक और चीज़, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, वुड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फर्नीचर जिससे बनता है, घर बनते हैं दुनिया के कई कोनों में जहाँ पर ज़लज़ले वगैरह आते हैं, जैसे कश्मीर, जैसे जो भी हिली एरियाज, पहाड़ी इलाके हैं, जैसे जापान, चाइना, जहाँ पे पहाड़ हैं, तो जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे लोग कंक्रीट के घर नहीं बनाते बल्कि लकड़ के घरों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज़लज़ला आ गया तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो लकड़ से इतना नुकसान नहीं होता। सो द टिम्बर एंड लंबर, अच्छा ये आप पहले भी पढ़ते आ रहे होंगे, टिम्बर और लंबर। मैं इसको पहले लिख दूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। टिम्बर एंड लंबर आर बीइंग decomposed by fungi। और आपको याद है बसीडियोमाइकोटा में आपको बताया था, ब्रैकेट, इसके एग्जांपल ब्रैकेट फंजाई, जिसको हमने कहा था शेल्फ फंजाई, याद है आपको? बसीडियोमाइकोटा, उसको खोल के देखें, या फिर शेल्फ फंजाई। इट डिकम्पोजेस not only dead trees or trunks but also parasitizes living trees। और इसकी जो पिक्चर है वो हमारी बुक के अंदर लास्ट पेज के ऊपर, इस चैप्टर के जो लास्ट पेज है उसमें गिवन है कि वो दरख्त है, उसके ऊपर ऐसे फंगस मौजूद है, ब्रैकेट फंजाई। और आपको मैंने बताया था उनको ब्रैकेट फंजाई या शेल्फ फंजाई क्यों कहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ ट्री, तो एक्चुअली इनकी शेप होती है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट समझे, मैथमेटिक्स में पढ़ी अपने ब्रैकेट्स, जैसे कुछ इस तरह से ब्रैकेट होती हैं और कुछ ब्रैकेट्स इस तरह से होती हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक्स में। चूंकि इन फंजाई की शेप इस तरह से होती है, ये इस तरह से ग्रो करती है, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट शेप्ड होती हैं। और शेल्फ फंजाई इनको इसलिए कहते हैं, ऐसे शेल्फ्स बनती हैं इनकी, जैसे शेल्फ्स होती है ना घरों में, एक के ऊपर एक इस तरह करके, शेल्फ की शक्ल में ब्रैकेट शेप्ड होती हैं और शेल्फ की शक्ल में जिंदा दरख्तों को ऊपर उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देती हैं। सो इट इज़ डेंजरस। तो इससे फॉरेस्ट और ऐसे जो स्ट्रक्चरल टिम्बर और लंबर है उनको नुकसान होता है। हाँ, तो बात हो रही थी टिम्बर और लंबर की। टिम्बर किसी भी ऐसे लकड़ को कहा जाता है जो कि आप अभी प्रोसेस नहीं हुई, बस अभी काट काट के दरख्त और आपने टॉल लगा लिया, ऐसे कटे हुए दरख्त हैं वो एक जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने काट के रख दिया, अभी उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई अभी, यानी कि आपने कि इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, इससे लकड़, इससे कोई स्पोर्ट्स का सामान बनाना है, या इससे कोई घर की कोई बिल्डिंग कोई या फर्नीचर है वो बनाना है, तो उसे टिम्बर कहा जाता है। और लंबर ख़ास तौर पर ऐसे दरख्त, ऐसी वुड जो कि आपने काट लिया, प्रोसेस हो चुकी है, मतलब कि ये वाले जो है ये आपके कैबिनेट बनाने के लिए इस्तेमाल होगी लकड़, ये वाली जो है वो बैट बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, ये वाली लकड़ जो है आपके घर के अंदर वो डिफरेंट डेकोरेशंस के लिए इस्तेमाल होगी, उसे लंबर कहा जाता है। जो कट चुकी है, जो छतों पे इस्तेमाल हो सकती है, छत बनाने के लिए इन हिल एरियाज, तो उसे लंबर कहते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है दोनों ही लकड़, ये भी प्रोसेस नहीं हुई, अनप्रोसेस्ड है और ये प्रोसेस्ड है, यानी इसमें ये डिफाइन हो चुके हैं कि इसने इससे क्या बनना है, जैसे अलमारी बननी, कबड़ बन सकती है इससे, ठीक है, इस तरह से। सो दैट इज़ अ ह्यूज लॉस, दैट इज़ अ ह्यूज लॉस। और लास्ट में एक और चीज़ याद रखिएगा, एक पिंक यीस्ट है, पिंक यीस्ट, that is known as a rototrulla, that is rototrulla, पिंक यीस्ट, इसका कलर पिंक है, जहां पर ये फंगस ग्रो करती है वो पिंक कलर की अपीयरेंस होती है। इट ग्रोज ऑन शावर कर्टन्स,
कर्टन कहते हैं पर्दे को, आपको पता है घरों में पर्दे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं या फिर ऐसी एंट्रेंस जहाँ पर ज़्यादा बारिश के अंदर आने का जो है वो चांस होता है, रिस्क होता है, तो वहाँ पर कर्टन्स लटकाए जाते हैं। तो बारिश पड़ने से या फिर पानी मुसलसल पड़ने से क्या होता है कि वो जो कर्टन्स हैं वो नम हो जाते हैं। तो आपको पता है नमी दे ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट कंडीशंस। तो वहाँ पर ये पिंक यीस्ट है, यीस्ट क्या आती है, दैट इज़ अ नॉन हाइफल, ठीक है, याद रखें नॉन हाइफल, हाइफी नहीं होते, यूनिसेलुलर। तो जैसे कि आपने दो यीस्ट का जिक्र है आपने जो पढ़ा इस पूरी बुक में, एक तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, और दूसरा ये रोडोट्रूला, ये दोनों यीस्ट हैं। तो ये पिंक कलर की यीस्ट है, ठीक है, ये आमतौर पर वहाँ पर ग्रो करेगी और उन कर्टन शावर्स को वहाँ पर ग्रो करके वो उसको उनको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। या ऐसी नमी वाली दीवारें, वहाँ पर भी ये ग्रो करती है जहाँ पर मुसलसल नमी रहती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ना वो सेल वाली जगह, सिलाबा जिसे कहते हैं, वहाँ पर मुसलसल जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर ये पिंक कलर की ये जो फंगस है ग्रो करेगी और नुकसान पहुँचाएगी वहाँ पर, क्लियर। सो दैट इज़ अगेन इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।